राजस्थान की राजनीति के ताजा हालातों पर शुभ 24 न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता व चेयरमैन अमित त्यागी ने के राम बगड़िया डीजीपी इंटेलिजेंस ब्यूरो से की खास बातचीत। देखिए एक रिपोर्ट। कल शाम अचानक राजस्थान की जो राजनीति है उसमें कुछ चेंजेस आए और सचिन पायलट अचानक अनशन पे बैठ गए और इस अनशन का राजस्थान की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, आइए हम जानते हैं के राम साहब से। अमित जी, काफ़ी समय से सचिन जी का संभाव मामला जम नहीं रहा है और अभी धीरे धीरे ये दूरियां और बढ़ रही है। और ये जो अनशन की घोषणा है और बैठे हैं वो एक तरह से यूँ समझें कि अब ये पार्टिंग ऑफ द वे होने जा रहा है। फलस्वरूप निश्चित तौर पे कांग्रेस के भविष्य में और सचिन जी का नया जो भी अवतार होगा उसमें असर लाएगा। सचिन जी के पास 3 विकल्प हैं। वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं या अपनी स्वयं की पार्टी बना सकते हैं। अभी जो मार्केट के हिसाब से जो ज़्यादा संभावना है वो है कि वो आम आदमी पार्टी में जाएं, क्योंकि उनका ड्रीम है मुख्यमंत्री बनने का और आज की तारीख में मुख्यमंत्री बनने का एक पिक्चर आम आदमी पार्टी दे सकती है, जैसा कि भगवंत मान के केस में पंजाब में हुआ। जो विषय उन्होंने चूज किया है कि भाई वसुंधरा जी के कार्यकाल की इंक्वायरी हो, हाँ, तो उससे निश्चित लग रहा है कि ये पोस्चर लेके वो एक तरह से बीजेपी के भी गुड बुक्स में जाना चाहते हैं। और अभी मार्केट के मुताबिक सचिन पायलट साहब अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो कुछ सीट शेयरिंग वो लाइक माइंडेड पार्टी से कर सकते हैं। आरएलपी और सचिन जी का एक कॉम्बिनेशन बनने की भी मार्केट में चर्चा है और निश्चित तौर पे काफ़ी सीटें जहाँ पे सचिन जी और हनुमान जी बेनीवाल एक अपना प्रभाव रखते हैं। एक चीज़ तय है कि जो राजस्थान के पीछे के समस्त चुनाव ज़्यादातर द्विपक्षीय हुए, इस बार निश्चित तौर पे अधिकांश सीटों में त्रिपक्षीय कंटेस्ट होगा और उसके 3 परिणाम होंगे। पहला, जीतने के लिए अब 51% की जगह 35% वोट ही चाहिएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी का जो काडर वोटर है वो अपने सिंबल पे ही वोट देगा और काडर की इतनी कट्टरता कांग्रेस में नहीं है। दूसरा ये है कि जब ये त्रिकोणीय होगा तो निश्चित तौर पे कई जगहों पे जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं या जो छोटे अन्य पार्टियां हैं, और इस बीच उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर और मुलायम सिंह जी के पुत्र वो भी कुछ जगह अपना भविष्य आजमाएंगे और वो गठबंधन में भी जा सकते हैं। एक ये भी अभी तय होना बाकी है कि वसुंधरा राजे पूर्व सीएम को बीजेपी कितना बड़ा स्पेस देती है, तो वो फैसला भी तय करेगा कि भाई सीटों का आखिरी घड़ी क्या रहेगा। एक चीज़ तय है कि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि 25 की 25 सीटें वापस बीजेपी जीते और निश्चित तौर पे इसलिए नड्डा साहब और अमित शाह साहब कोई ऐसा ही व्यवस्था बिठाएंगे कि अधिकांश लोकसभा सीटें जीतने में उनको सहूलियत हो। कांग्रेस ने भी इस बार कई नई स्कीम्स दी और नए जिले भी बनाए हैं, तो कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग पहलू अशोक गहलोत जी के भी पक्ष में हैं। अब वो वोट में कितना बदलते हैं वो अभी 6 महीने का समय बाकी पड़ा है। और ये जो नया गठबंधन बनेगा हनुमान जी बेनीवाल और सचिन पायलट साहब का,
इसका धरातल पे वोटों की राजनीति पे असर इस पे डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट्स कौन बनते हैं। तो जब भी कोई नई पार्टी कंटेस्ट में आती है तो कैंडिडेट का व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। सबसे नई और रोचक बात ये जानने में मिली कि पहली बार राजस्थान में जो मुकाबला है वो द्विपक्षीय ना होके त्रिकोणीय हो सकता है। दूसरा, एक संभावना और करी जा रही है कि जिसमें सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल का कोई गठबंधन हो सकता है। लेकिन सब एक सबसे बड़ी चीजें और आएगी कि अगर गुर्जर और जाट दोनों का एक गठबंधन होता है तो क्या वो पक्ष में उनके आएगा या विपक्ष भी हम उसे कुछ कह सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी भी आ सकती है। देखिए अमित जी, 3 चीजें हैं। लीडर भले ही एक गुर्जर है एक जाट है, लेकिन जिन जगहों पे कैंडिडेट जाट या गुर्जर खड़ा हो गया, फिर भले उस पार्टी का लीडर कोई हो, वोटर को सबसे पहले ये देखना होता है कि मेरा कैंडिडेट कौन है। तो जहां जहां कैंडिडेट गुर्जर या जाट है वहां तो वो कैंडिडेट के हिसाब से समीकरण बैठेगा, ना कि उस पार्टी के मुखिया के हिसाब से। एक बात। दूसरी बात, लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी है जहां पे दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट जाट होते हैं। तो वहां निश्चित तौर पे फिर ये इरेलीवेंट हो जाता है कि वो पार्टी कौन सी है। हाँ, 30 से 35 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां जाट कैंडिडेट नहीं बनता है कांग्रेस बीजेपी का, तो वो इस बार त्रिकोणीय होगा तो वहां फिर वो थर्ड कैंडिडेट आ जाएगा। तो इसमें दोनों ही संभावनाएं हैं कि एक ही सीट से 2-2, 3-3 जाट गुर्जर खड़े हुए तो उनकी सीटें कम भी हो सकती है, और एक नया ध्रुवीकरण भी हो सकता है जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों संभव है। तो आप क्या मान रहे हैं कि सचिन क्या आलाकमान को भड़का रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाए, या अशोक गहलोत को मौका दे रहे हैं कि वो कोई गलती करे? उसको अपन यूं ले साहब कि राजनीति में जब कोई राजनीतिज्ञ विक्टिम हुड बनकर, बापड़ा बनकर वोटर के पास जाता है, आंसू बहाता मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तब उसको वोटों का रेस्पॉन्स मिलने की संभावना बनती है। तो ये बड़ा लॉजिकल है कि सचिन जी को तो यही सूट करेगा कि भाई उनको निकाल दिया गया। अब कांग्रेस को ये कॉल लेना है कि भाई क्या करना, कैसे करना है। इस सब में वसुंधरा जी को क्यों लिया गया कि भ्रष्टाचार वसुंधरा जी का लेके और अनशन करना, तो इससे सांकेतिक रूप से क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, एक तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है भाई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, लेकिन ये बड़ा दुधारी तलवार है। जैसे पवन खेड़ा जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई फिर तो हम इंक्वायरी इस बात की भी करेंगे कि जो 19 एमएलए पार्टी की सरकार तोड़ने के लिए मानेसर जाके बैठे, उसमें भी इंक्वायरी होगी। तो भ्रष्टाचार तो खाली पैसा का नहीं होता, लॉयल्टी का भी भ्रष्टाचार है, इंटेंशन का भी भ्रष्टाचार है। जिस पार्टी से चुनाव लड़के जीते और उस पार्टी की सरकार गिराने जाओ तो वो भी विषय है। और जहाँ तक वसुंधरा जी के सवाल है, वो चूंकि 10 साल सीएम रह चुकी हैं और पब्लिक उनको जानती है, तो ये बड़ी अल्पकालीन 2 दिन की न्यूज़ है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पे वसुंधरा जी का बेस्ट उपयोग करना चाहेगी अपने चुनाव की रणनीति में, और वो बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो इस सिंपल स्लोगन का बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई वो बात है। ऐसा तो नहीं है जैसा पंजाब में हुआ कि ना तो कांग्रेस की सरकार आई ना बीजेपी की सरकार आई और आम आदमी पार्टी अपना हक लेके चली गई या उन्होंने उसका फायदा उठा लिया, तो यहाँ पर भी वही स्थितियां पैदा हो रही हैं। देखिए साहब, अमित जी, अगर अपन प्योर विश्लेषण के हिसाब से बात करें तो वैसा संभव नहीं है। कारण पंजाब के अंदर जट सिख 25% है। जब जट सिख को पता चला कि भाई हमारा अमरिंदर भी सीएम कैंडिडेट नहीं रहा और सिद्धू भी नहीं है, और उनको भगवंत मान में एक सीएम चेहरा मिल गया, तो उनकी चॉइस बड़ी सिंपल होगी भगवंत मान के पक्ष में। एक दूसरा, पहले अधिकांश चुनावों में बीजेपी और अकालीस का गठबंधन होता था, एक दूसरे के हिंदू वोट और सिख वोट ट्रांसफर होते थे। पिछले असेंबली चुनाव में पंजाब में पहली बार ये हुआ
कि ये गठबंधन नहीं रहा। तो जो बीजेपी का हिंदू वोटर था उसकी चॉइस ये थी, या तो वो बीजेपी को वोट दे तो या फिर आम आदमी को दे। और चूंकि बीजेपी कहीं कंटेस्ट में थी नहीं तो नेचुरल चॉइस हो गई। और मेरे ख्याल से एक दो चुनावी सभाओं में उनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं बीजेपी के सिंगला साहब, उन्होंने इशारा भी कर दिया कि अपन सेकंड चॉइस आप हो सकती है। तीसरा, पंजाब और दिल्ली में बहुत सारी समानताएं हैं। पंजाब बड़ा एक अर्बनाइज्ड स्टेट है और उस पार्टी के उस असेंबली चुनाव से पहले भी भगवंत मान साहब एमपी रह चुके हैं। तो वहाँ ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड लेवल था आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी स्थिति में राजस्थान में नहीं मानता। राजस्थान में दोनों बड़ी पार्टी की ही लीड रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस की। और चूंकि बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस को अपनी एंटी इनकम्बेंसी देखनी पड़ेगी, तो सीटों के बारे में अपन कयास नहीं लगाएं तो निश्चित है कि हाईएस्ट सीट तो बीजेपी की होगी और दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी। अगर आज की स्थिति हम लोग भापते हैं तो आपका कहना ये है कि बीजेपी फ्रंट में है बिल्कुल, और सेकंड में कांग्रेस है, नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। हाँ, क्योंकि सचिन जी देखिए कांग्रेस का भाग है जी। और अगर ये ब्रांच ऑफ होते हैं तो इमीडिएट लॉजिकल डिडक्शन तो यही होगा कि भाई कांग्रेस को नुकसान है। हालांकि ये बात जरूर है कि कांग्रेस को एक फायदा हो जाएगा कि जो इंटरनल बिकरिंग है वो कम हो जाएगी, डिसिप्लिन सुधर जाएगा और कई नए कैंडिडेट्स को टिकट देने का अवसर खुल जाएगा। प्लस कांग्रेस को एक और फायदा है कि फिर वो चाहें तो वो पंजाब यूपी वाले 3 व्यक्तियों की जो पार्टियां हैं, जैन जी और अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी या हनुमान जी के साथ जो टाई अप की चर्चाएं मार्केट में चल रही है, वो विकल्प भी कांग्रेस का खुल जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक कि आमलेट बनाने के लिए एक को ब्रेक करना पड़ता है। अब ये कुक पे डिपेंड करता है कि वो नई डिश और भी बढ़िया बना दे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पूर्ण रूप से जो है वो अपने वोट्स नहीं लेके आ पाए या सीट्स नहीं ले पाए, और थर्ड फ्रंट जो अभी तक राजस्थान में कहीं अस्तित्व में नहीं था, थर्ड फ्रंट की वजह से सरकार बने? वो बीजेपी की हो सकती है, वो कांग्रेस की हो सकती है, और ये आखिरी दिन उस वक्त पता चलेगा कि सीट्स किसकी ज्यादा आती है। तो क्या ऐसा महसूस हो सकता है कि जो थर्ड फ्रंट है, जो हनुमान बेनीवाल या सचिन या कुछ मीणा समाज के लोग मिलके कुछ थर्ड फ्रंट बनाए और उसका बहुत अहमियत हो चुनाव? अमित सर, मेरा जो तजुर्बा है, मैं लगभग 10 साल राजस्थान में इंटेलिजेंस में वर्क किया है और अब रिटायरमेंट के बाद 10 साल में यहाँ से रह रहा हूँ। कांग्रेस में भी पीसीसी मेंबर रहा 5 साल। अभी जो आज जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का एक धड़ा डिसग्रंटल्ड है, टूट भी सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और दिल्ली में भी कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी आगे रहेगी और बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी आने की अच्छी संभावना है। और बीजेपी अगर अपने लीडर्स की एकता को बनाए रख लेती है और सारे एकजुट होकर काम करते हैं तो उनको क्लियर मेजॉरिटी से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले हम लोगों ने सचिन पायलट का जो फैक्टर है उसके बारे में के राम साहब से जानने की कोशिश करी और उनका बहुत ही न्यूट्रल होके उन्होंने इस स्थिति को क्लियर किया, बताया, और आगे भी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे के राम साहब का विश्लेषण लेते रहेंगे।